नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और आज हम कार्यक्रम का आगाज कश्मीर से शुरू करते हैं। कल श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फ्लोर टेस्ट है। शेख इमरान और जुनैद मट्टू इस वक्त के मौजूदा मेयर हैं और शेख इमरान आने वाले मेयर बनना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का क्या रोल रहेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि भाजपा शेख इमरान के ऊपर स्टेक लगा रही है और शेख इमरान को जिताना चाहती है, क्योंकि जुनैद मट्टू से मन भर गया है। पहले जुनैद मट्टू को बनाने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन जुनैद मट्टू ने कल्टी मारी और भाजपा को आईना दिखा दिया। हमने इस बाबत सुनील शर्मा, क्योंकि वो कश्मीर के इंचार्ज रहे हैं, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। हालांकि वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, कहते हैं कि 4 हमारे सदस्य हैं, हम कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी सारा गणित बिगाड़ रही है और बिना रही है। आइए देखते क्या कहना है। दर्शकों, कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्यार जो है जुनैद मट्टू से कम हो गया और शेख इमरान की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया है। और शायद ये एक कारण है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन दिसंबर में भी लाया गया था और अब भी लाया गया है, और बताया जा रहा है कि कल हो सकता है कि जुनैद मट्टू की छुट्टी हो जाए। हम इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं सुनील शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और साथ ही साथ फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कश्मीर को ये देखते हैं। अच्छी बात है। सुनील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। अब ये प्रेम कैसे खत्म हो गया और शेख इमरान के साथ कैसे आपका रास्ता जुड़ गया? विनोद जी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की बात आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसकी पूरी बेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 74 वार्ड्स हैं और 2018 अक्टूबर में वहाँ पे भी इलेक्शन हुआ। 74 वार्ड्स में इस वक्त 70 काउंसलर्स हैं और उसमें डिफरेंट आइडियालॉजी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं। हालांकि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बॉयकॉट की कॉल दी थी, लेकिन उनके एफिलेटेड कैंडिडेट्स थे, जिन्हें हम प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी कहते हैं, उनके कैंडिडेट्स भी जीत के आए थे। तो इस प्रकार से 70 डिफरेंट पार्टीज से, आइडियालॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स जीत के आए और उसके बाद एक व्यवस्था वहाँ पे बनी। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जुनैद मट्टू जी उसको वहाँ का मेयर चुना गया, सपोर्टेड बाय बीजेपी। मेरी बात सुने सर जी। क्या है कि हमारे सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे केवल 4 लोग जीत के आए जी। आरिफ राजा साहब हैं, बशीर साहब हैं, डॉक्टर अशोक कोल हैं एंड नज़ीर गिलकार हैं। ओके। इसके अतिरिक्त हमारे पास ज़्यादा मेंबर नहीं है। लेकिन उसके बाद आगे जो पार्टी की गतिविधियां चलती रही तो 5 अन्य मेंबर्स ने, कॉरपोरेटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ज्वाइन किया। बट उन्होंने कोई जीत हासिल नहीं की थी हमारे चुनाव चिन्ह पे। जिस प्रकार से आपने दिसंबर की बात की, एक कॉरपोरेटर गुलाम नबी साहब, चूंकि मैं कश्मीर को बड़ी नजदीकी से तब देख रहा था, गुलाम नबी साहब ने बहुत सारे लोगों के दस्तखत करा के वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया और उसके बाद उनकी आपस की क्या बात हुई क्या नहीं, तो उन्होंने वापस ले लिया उसको। दैट मीन्स कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो आया नहीं, क्योंकि दस्तखत करने के बाद गुलाम नबी साहब ने उसको वापस ले लिया था। अब की जो बात आप कर रहे हैं, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, शेख इमरान वहाँ पे डिप्टी मेयर पहले भी रहा है और उसके बाद 370 हटने के बाद वो जेल में था। अभी डिप्टी मेयर जो है जनवरी में वहां पे इलेक्शन हुआ और वहां पे नया डिप्टी मेयर आया। अब न वो डिप्टी मेयर है न वो मेयर है। अब जब वो जेल से बाहर आया तो अभी उसकी एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। वो वहां के जो मेयर हैं अभी सिटिंग जुनैद मट्टू, उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है। मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हमने न ये कॉन्फिडेंस मोशन लाया, हमने न इसकी सपोर्ट की, न ही हमें इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। एक जुनैद, ये शेख इमरान के, मुझे नहीं लगता है कि कोई वही डार करके कॉरपोरेटर है जिसने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है और इसके पीछे शेख इमरान है।
अब ये लड़ाई जुनैद मट्टू वर्सेस शेख इमरान की, भारतीय जनता पार्टी का इसका सीधे सीधे मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ, कोई भी लेना देना नहीं है श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। कौन बनता है, कौन जाता है, कौन उठता है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस प्रक्रिया में कोई भाग नहीं ले रही है। सुनील जी, सोर्सेस बताते हैं कि जुनैद मट्टू ने आपके साथ धोखा किया था, आप नाराज़ हैं, यानी आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी नाराज़ है। उस नाराज़गी का बदला लेने के लिए आपने प्रत्यक्ष तो कहा, अप्रत्यक्ष रूप से तो आप सपोर्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं? नहीं विनोद जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जुनैद मट्टू पहले भी हमारी पार्टी से नहीं था, अब भी हमारी पार्टी में नहीं है। वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखता है और उस वक़्त सारी एक जो व्यवस्था बनी और वो मेयर बना, लेकिन उसके साथ हमारा कोई भी ऐसा मतभेद नहीं है, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। आपने देखा होगा विनोद जी, यदि आप अक्टूबर 2018 से लेके मुझे लगता है कि जुलाई 2019 तक का एक जो अरसा आप कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का देखें, कितने वहाँ पे झगड़े रहे, कितने वहाँ पे मुझे लगता है कि ऑफिस में इनके आपस में सर फूटे, इतनी हाथापाई रही, वो हमेशा जुनैद मट्टू वर्सेस शेख इमरान की रही। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। ये दोबारा से, क्योंकि वो बाद में जेल गया, ये भी मुझे लगता है कि इसको भी जेल रखा था जुनैद मट्टू को, तो ये लड़ाई किसी हद तक रुक गई थी। अब दोबारा से वापस बाहर आए हैं। ये लोगों की जन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इन्हीं झगड़ों में उलझे हुए हैं। जहां तक बात रही हमारे प्रेम की या हमसे उसने कोई धोखा किया, हमारा कोई मतभेद, हमारा जुनैद मट्टू से तो कोई एग्रीमेंट तो था ही नहीं, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं था। कोई भी वहां पे बने, लोगों की अपेक्षाओं पे जो खरा उतरे, अभी जुनैद मट्टू चल रहा है, उसके अगेंस्ट शेख इमरान ने लाया, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा इसके साथ कोई एग्रीमेंट था कि आप इतना चलोगे तो हम पीछे बैक में रहेंगे, नहीं चलोगे हम गिराएंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है बहुत कम है। आपको मैं दोबारा से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जब जनवरी में हमने डिप्टी मेयर के लिए अपना कैंडिडेट उठाया, उस वक्त भी हमने सिर्फ 24 वोट्स ही हासिल किए। इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि हमारा वहां पे नंबर नहीं है। इस वक्त अगर यदि भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे अगर वोटर माना जाए तो 4 है। 4 से आप ना गिरा सकते हैं ना बना सकते हैं। 4 का कोई इतना ज्यादा औचित्य है भी नहीं। अब मुझे आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी, या तो हमारे पास नंबर होता है तो नंबर के दम पे हम जुनैद मट्टू को डराते, तो इसलिए सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि नंबर हमारे पास कम है। हमारा जुनैद मट्टू कोई ज्यादा खास नहीं या शेख इमरान कोई खास नहीं है, दोनों एक जैसे चल रहे हैं। वहां पे किस प्रकार से उनकी क्या बात होती है, ठीक चलते हैं, बिगड़ते हैं, तो ये उन्हीं की बात है। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। सुनील जी, आपने कहा कि नंबर 4 नंबर से कुछ नहीं होता है। आपकी केंद्र में सरकार गिरते हुए हमने देखी है 1 नंबर से। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज इसका उदाहरण है। और दूसरा, आपने खुद कहा कि जो स्मूथली नहीं चल रहा है, कॉरपोरेशन स्मूथली काम नहीं कर पा रही है, सिर फूटे हैं, हाथापाई हुई है। हो सकता है स्मूथली कामकाज हो, इसके लिए ही आप शेख इमरान को मदद कर दें। विनोद जी, वहाँ पे अन्य पार्टियां भी हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस, उनका भी 15-17 कॉरपोरेटर्स हैं। यदि एनसी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट ही हम उस वक्त के माने तो उनके भी 8-10 मेंबर्स हैं। उसके अलावा पीडीपी के भी कुछ एफिलेटेड मेंबर्स हैं। तो इनका जो आंकड़ा बनता है, यदि इनकी आपस की कोई सहमति बनती है तो ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये किसी को ला सकते हैं नीचे, किसी को नए को बना सकते हैं। जहां तक बात रही, आपने जो 1 वोट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गिरने की बात कही, यहाँ पे तो ऐसा अभी नंबर गेम तो कोई बना नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस अब किसके साथ रहती है, किसके नहीं साथ नहीं रहती है, उनके चरित्र का तो आपको पता ही है। वो तब तक तो कोई जाहिर भी नहीं कर रहे। वो बाहर रहते हैं तो उसके बाद क्या नंबर रहता है, वो अंदर रहते हैं तो फिर क्या नंबर रहता है। तो अभी तक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की किसी को आवश्यकता पड़ी नहीं। यदि भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्यों की किसी को आवश्यकता पड़ती, हमसे संपर्क होता, फिर हम सारी निटिग्रिटीज को देखते, तो हम आगे कदम बढ़ाते कि भाई हमने करना क्या है। इसलिए यदि उनको वो नंबर्स की आवश्यकता नहीं है, तो तथापि हमें भी कोई इस वक्त कोई गरज नहीं है, हमारी भी कोई रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम कोई टॉपल करें, हम कोई गिराएं, हम कोई बनाएं।
तो हम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से आप कह देना चाहता हूँ। हाँ, कल फ्लोर टेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो कार्रवाई हुई है, इसके अनुसार कल जो फ्लोर टेस्ट होना है, उस फ्लोर टेस्ट में यदि भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्यों का किसी को आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे साथ संपर्क करता है, तो उस सूरत में हम सोचेंगे। अन्यथा तो हमने कह दिया है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी भी इस वक्त इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, किसकी वहाँ पे कॉरपोरेशन बनती है, किसकी नहीं बनती है। हमने अपने कॉरपोरेटर्स को भी ये हिदायत भेज दी है कि आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ये किसकी लड़ाई है किसकी नहीं लड़ाई है, ये वो जाने, उनका काम जाने। सुनील जी, अमूमन एक पार्टी जब फ्लोर टेस्ट होता है अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करती है, और ऐसा हुआ भी है। आपके सामने ही आपकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई थी और 7 एमएलएस को अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ी थी, यानी उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ था। क्या आपने कोई व्हिप जारी किया कि या फिर ये कहा कि अपने विवेक से जहां आपको ठीक लगता है आप वोट डाल दीजिए? व्हिप जारी किया जाता है विनोद जी तब जब आपने किसी के पक्ष में वोट करना हो, उसमें यदि आपको थोड़ी सी भी शंका रहती है कि मेरा सदस्य यहाँ वोट नहीं करेगा वहां वोट करेगा, फिर व्हिप जारी किया जाता है। जब अब की जो परिस्थिति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भाग ही नहीं ले रही है, तो व्हिप किसके लिए जारी करें? हम तो भाग ही नहीं ले रहे हैं। मैंने फिर दोबारा से मैं इस बात को दोहराऊंगा, हमारे नंबर्स की किसी को आवश्यकता नहीं, ना हमारे साथ किसी ने संपर्क किया है, ना हमारी कोई रुचि है, इसलिए व्हिप जारी करने की कोई हमें आवश्यकता ही नहीं है। व्हिप जारी हम तब करते यदि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन के लिए हमें शंका होती कि भाई ये यहाँ नहीं जाएंगे वो वहाँ जाएंगे, हम क्लियर कट डायरेक्शन देते कि भाई आपने यहाँ पे वोट करना है। हमने अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हाईकमांड से एक निर्देश जो गया है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय संगठन महामंत्री जी के भी आपस के विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में नहीं पड़ती है, रोज रोज की इनकी लड़ाई होगी। ये क्या आप मानते हैं कि कल जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समूह चलेगी? नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। वहां पे झगड़े रोज होने इन दोनों के, तो हम किसी के पाले में क्यों पड़े, इसलिए हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया। यानी आपने ये कह दिया, व्हिप जारी ना करते हुए आपका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि सदस्य अपने विवेक का इस्तेमाल करके जिसको वोट कास्ट करना वो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जो है वो एक सूत्र से बंधा है, वो एक अनुशासन से बंधा है, वो एक आदेश से बंधा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम इस लड़ाई झगड़े में नहीं हैं। ये किसकी लड़ाई है उनको लड़ने दीजिए, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। हमारे साथ जब उस प्रकार की कोई बात होती है प्रदेश नेतृत्व से, फिर यहाँ से अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आदेश जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने सदस्यों को ये बिल्कुल नहीं कहा कि अभी वोटिंग में आपने भाग लेनी है। ये जिनकी लड़ाई है उन्हीं की लड़ाई रहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। सुनील जी, अगर वो वोट कास्ट नहीं करता तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है? हम इतना पैसा खर्च करते हैं कि हर एक व्यक्ति को नहीं, क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं कि हर दूसरे और तीसरे महीने वहां पे लोगों ने जिस काम के लिए भेजा है उस काम को नजरअंदाज करके वो अपने झगड़ों में चलते रहे? क्या ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं? क्या ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं कि वो लोगों के लिए काम करते? इस वक्त हर दूसरे तीसरे महीने उनकी लड़ाई लोगों के कामों को नजरअंदाज कर देती है। आप मुझे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताइए। क्या इस वक्त इनको ये नहीं बोलना चाहिए? सुनील जी, आपके पास, आपने खुद माना आपके पास 24 सदस्य तो हैं। डिप्टी मेयर के जब इलेक्शन हुए तो 24 वोट्स आपको पड़े थे। तो क्या आपको नहीं लगता है, हो सकता है कि आप, जैसे आपने कहा कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, रोज रोज लड़ाइयाँ होती हैं, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सपोर्ट कर दें? नहीं विनोद जी, 24 वोट हमारे नहीं है, हमारे केवल 4 सुनिए सर, हमारे केवल 4 वोट हैं। 5 लोगों ने हमें ज्वाइन किया था उस वक्त, और उस वक्त जब सारे लोग वहां पे वोटिंग कर रहे थे तो किसी को एक कैंडिडेट पसंद आ रहा था, किसी को दूसरा पसंद था, तो हमारे उस सूरत में हमें 24 वोट मिले। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे केवल 4 कॉर्पोरेटर जीते हैं और 5 लोगों ने ज्वाइन किया है। इसके अतिरिक्त हमारा कोई संपर्क नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो उनको मर्जी है जहां भी वोट डालें, उनकी अपनी इच्छा है, हम किसी को बांध नहीं सकते हैं। हमारे बंधे हुए तो केवल 4 लोग ही हैं। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय दिया। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज सांबा में
पीएचई मुलाजमों ने, डेली वेजर्स ने एसआरओ 520 को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस एसआरओ के मुताबिक सारे का सारा लाभ कश्मीर के लोगों को मिला और ये पहली बार नहीं, कई मरतबा डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने या बेनिफिट देने के मामले को लेकर के जम्मू के डेली वेजर्स पक्षपात का आरोप लगाते हैं और अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं। आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को ही एसआरओ 520 का बेनिफिट दिया गया, जबकि जम्मू कितने के डेली वेजर उससे अछूते रहे हैं। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेज रिलीज करो। आवाज दो, आवाज दो। दर्शकों, उनका आरोप है कि सरकार ने बार बार ये कहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को जमीनी सतह पर लागू किया जाएगा और मुलाजमों को इसका लाभ दिया जाएगा, डेली वेजर्स को इसका लाभ दिया जाएगा, कैजुअल लेबर को, नीड बेस्ड लेबर को लाभ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ जो है नहीं दिया गया। 11 में मूवमेंट शुरू की थी और अभी तक सरकार ने वायदे किए हैं, किया कुछ नहीं है। प्रिंसिपली एग्री किया है सरकार ने असेंबली के अंदर, जब द्राबू साहब वो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, सरकार ने प्रिंसिपली एग्री किया कि ये हमारी लाइबिलिटी है 60-61 हज़ार डेली वेजर। आज ये कह रहे हैं कि नए सिरे से आप फार्म भरो और आपको 5 अंक मिलेंगे, एज की 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई IAS अफसर, कोई KS अफसर दोबारा 20 साल नौकरी करने के बाद KS करके दिखा दे, हम नौकरी छोड़ देंगे, नहीं मांगेंगे सरकार से कुछ भी। ये क्या पॉसिबल है कि एक आदमी 25 साल से नौकरी कर रहा है, उसने पेन को हाथ नहीं लगाया, अब वो इंटरव्यू दे सकता है? ये सरकार सरासर बेइंसाफ़ी कर रही है डेली वेजरों के साथ। और सबसे बड़ी बात देखो कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में ये लोग एसेंशियल सर्विस कर रहे हैं सारे, पानी चल रहा है, हर डिपार्टमेंट को किट्स मिली हैं, इनको ना किट मिली है ना किसी ने इंश्योरेंस किया है। बाकी डिपार्टमेंटों का 50 लाख का इंश्योरेंस हुआ है और इनका ना कोई इंश्योरेंस किया है, ना इनको कोई किट मिली है, ये अपने रिस्क पर काम पर जा रहे हैं। तो ये हम सरकार से अपील करते हैं कि आप ये चलाकियाँ मारना बंद कर दो। अगर डेली वेजर सड़कों पे आ गया तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम कोरोना की भी परवाह नहीं करेंगे। दर्शकों, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर के भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उनका ये कहना है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में 5 साल और 5 अंक दिए जा रहे हैं, यानी 5 साल आयु सीमा में छूट दी जा रही है, लेकिन 5 अंक भी दिए जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, 20 सालों से काम करने के बाद उनकी ओवर एज हो चुकी है और 5 साल अगर आप देते भी हैं, रियायत भी देते, तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं सरकार पर उन्होंने सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हम काफ़ी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने 20-25 साल हमारी सर्विस हो गई है, लेकिन हमें आज तक लाली वापी देते आ रहे हैं। ये बोल रहे थे कि 370 टूटने के बाद आपका अच्छा भविष्य होगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमें 20-25 साल हो गए और अभी हमें बता रहे हैं कि आपको नए तरीके से भर्ती की जाएगी और 5 अंक आपको देंगे, 5 साल का सेक्शन देंगे। लेकिन जो 50 साल 55 साल पहुँच गए हैं, जो अनपढ़ है, हमारे बहुत ही लड़के इलीलेटर हैं PHE में, कम से कम 50% से ज़्यादा इलीलेटर, वो कौन सा टेस्ट देंगे, उनसे कहाँ मुकाबला करेंगे। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किए जाए और जो हमारे लड़के 20-25 साल लगे उनको रेगुलर पॉलिसी दी जाए, क्योंकि SRO 520 इन्होंने लाया था। पहले सरकार थी 14-15 में, जो सरकारें थी PDP और कांग्रेस की और NC, उन्होंने SRO 520 ला, वो कई जगह लागू हो गया, 400-500 लड़का इसमें एंगेज हो गया हमारे डेली वेजर। लेकिन हमारे साथ अभी तक वैसा का वैसा बर्ताव किया जा रहा है और ना तनख्वाह दे रही है टाइम पर। 3 महीने हो गए, हमें वेजेस नहीं मिली। बोलते हैं बायोमेट्रिक हो रही है, बायोमेट्रिक के नाम पे हमें 3 महीने हमारे निकल गए। ईद पर तनख्वाह रिलीज़ हुई थी, लेकिन अभी तक हमें पे नहीं मिली। और आने वाले टाइम पे इन्होंने बोला था कि आपको 18,350 दिया जाएगा, लेकिन वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं हुआ। हम चाहते हैं सरकार से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाए और SRO 520 में उसमें तरजीम लाई और जल्दी से जल्दी हमारे लड़कों को, हमारी फाइलें 2-2 साल हो गए सेक्टर में पहुँची हुई, अभी वो फाइलें वहाँ की वहीं पड़ी हुई हैं। इन्होंने उनके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं की, देखा भी नहीं है कि लड़के कहाँ, हमारे आधे से ज़्यादा लड़के ओवरेज हो गए हैं उसमें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे पंच सरपंच की। हाल ही में एक सरपंच की हत्या कर दी जाती है। उस दिन सारे पंच सरपंच जाग उठते हैं और कहते हैं कि पंच सरपंच और पंचायतों को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन
कहीं ना कहीं पंच सरपंच का सम्मान नहीं हो रहा, उनको ड्यू इज्जत नहीं मिल रही है। और यही एक वजह है कि आज भी पंच सरपंच ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जब कोविड-19 की बात आती है, पंच सरपंच ने बड़ा ताबून किया, लेकिन अब कटरा में कुछ पंच सरपंच का ये आरोप है कि उनके एसडीएम और तहसीलदार उनसे ताबून नहीं कर रहे हैं। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी ना उनकी सुनवाई होती है, ना उनसे मुलाकात की जाती है। उनका रिस्पांस बनता उन्हें आनी उधर आना चाहिए। 4-5 सरपंच अस उत्थे बैठे मौजूदा बैठे थे, कम से कम उन्होंने साड़ी गल सुनना चाहिए। असें भी 2-4 गल्लां सुनाइयां ने भाई, पिछे साढ़े बकरवाल माइग्रेशन उपरे जा रहे मैं परमिशन दित्ती आज साढ़े कोई पावर गै नहीं है। डीसी मैडम ने आखो ये जे कम्म करदे तहसीलदार होर साढ़ी मेरे आखने पर गल होआ दी है। ते बाकी आह्ला पैंच आ कोई होर आंदे होन, अदर जेह्के कोई भी आंदे होन, तहसीलदार साहब ने कम से कम असें ते रिस्पांस देना चाहिए। असें भी रिस्पांस देइयै राजी नहीं हैन। में इन्नी गल्लां एसडीएम साहब मिलदे नहीं हैं सर, वो दूर दूर गै रौंह्दे। मैं एक एह्दे बाद मैं तहसीलदार साहब दे बाद एसडीएम साहब कोल गया, वो आखले थोड़ा दूर हो, दूर मैं परमिशन जे लेनी है, हमने लोगों ने ऊपर जाना है। बोलते हमारे पावर नहीं है, डीसी साहब को अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। जो भी हमें काम दिखाए जाते हैं हमारे पंचिस द्वारा, वोटर द्वारा, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम अब जैसे कि तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने हमें बोला कि लिस्टें दो राशन की। जले फर्स्ट लॉकडाउन में हमने इनको लिस्टें प्रोवाइड की, तो इन्होंने अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। तो हम जाएं तो जाए कहाँ। दर्शकों, उन्होंने एक मास रेजिग्नेशन देने का भी फैसला लिया। उन्होंने कहा कोई उचित कदम उठाया जाना चाहिए। जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग अधिकारी बैठे हुए हैं उनको चाहिए। दर्शकों, आपको बताते चले कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब ओथ दिलवाई थी, शपथ दिलवाई थी, तो उस दौरान कहा था कि इनका प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यालय में कहा था कि कोई भी पंच सरपंच मेरे कार्यालय में बिना अनुमति के मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हालात वैसे नज़र या नासाज नज़र नहीं आ रहे कि अगर हम ही सेफ नहीं हैं, हमारे साथ अगर ऐसा हुआ किया जाता है तो हमारी जनता के साथ क्या होता होगा। अब मैं सर 1-2 चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे हमारा राशन का मसला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ना बीपीएल है ना एपीएल है। एक साल हो गया उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, कभी कहते हैं नेट नहीं चल रहा है, कभी टीएसओ साहब नहीं बैठते हैं। अब टीएसओ साहब जो नए आए हैं वो कहते हैं कि मेरे पास जो फाइलें नहीं लाओ, पुरानी मैं नहीं लूँगा। ये कौन सा सर, जो टीएसओ चले जाता है क्या वो फाइल अपने साथ ले जाता है? और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो लोग कहीं मेरे हिसाब से कोई दूसरे देश से जहाँ पे आए होते हैं। और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग अपने इस्तीफ़ा दे देंगे। कटरा में श्राइन बोर्ड म्यूनसिपलिटी दोनों का जितना भी गंद है हमारी 3 पंचायतों में, कुंदरोड़िया, आरली इंसाली और लटोरी तनोरी, सेंट्रल पंचायतों में फेंका जाता है। जो कोरोना वायरस के साथ मास्क यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कोई भी सामान दूसरा सारा उधर डाल रहे हैं, जाके ओपन पड़ा हुआ है पूरा। आप अगर वहाँ पे आके देखेंगे पूरा ओपन पड़ा हुआ है। और हमारे कुछ परेशानियाँ जो पंचायतों में आ रही थी, तो हम किसके आगे गुहार लगाएंगे? एसडीएम के साहब के आगे, तहसीलदार के साहब के आगे, और किसके बगैर जाएँ? किसके पास जाना है? हमने इनके पास ही जा सकते हैं। अगर महामारी के चलते वहाँ पे अगर रेवेन्यू में जाओ, वहाँ पे कभी अंदर देखो कोई बैठा नहीं होता है। अगर उनको बोलो सर अगर आपके पास टाइम है यहाँ पे आ जाइए, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम किसके पास जाएंगे? जैसे हमारे चेयरमैन साहब को आज उन्होंने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये क्योंकि कहने का तरीका बनता गया। एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ। जहाँ ऐसा है, पहले तो फ़ोन करते रहो, फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है। इतनी ईगो होनी चाहिए ऑफिसर में, ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े होटलों में, शाहूकारों के, बिजनेसमैनों के होटलों में बैठे अपने आराम से चाय वाय पी वहाँ पे उठते रहे, बस ये। अपने कार्यालय में नहीं बैठते क्या? अपने कार्यालय में हमारे सारे जितने भी जो हमारे वोटर हैं वो जाते रहते हैं। कभी उन्होंने बोला वहाँ पे फलाना नहीं है, कभी फलाना नहीं है, वहाँ पे गेस्ट हाउस में बैठे रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है। दर्शकों, ओल्ड एज पेंशन की एक आयु होती है, यानी लोग 76
या 65 की आयु में भी अगर उनको ओल्ड एज पेंशन ना मिले और उनके कागजात लगे हों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर रोज़ आश्वासन देता कि आपको जल्द ही पेंशन मिलना शुरू होगी, तो आप सोच सकते हैं कि उन बुज़ुर्गों का क्या होगा जिनकी आयु 60 से 70 या 75 के बीच में है। आइए देखते हैं स्टोरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज और देश के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन उम्र के इस अंतिम पड़ाव में जहां अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया है, वहीं सरकार ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में ये लोग किसके कंधों पर हाथ रखकर चलें? यूं तो सरकार ने देश के हर वरिष्ठ नागरिक का बुढ़ापा सुखद बनाने के लिए कई विशेष सुविधाएं दी हैं, लेकिन मड ब्लॉक के ये बुजुर्ग इतने खुशनसीब नहीं हैं। पेंशन लगे फार्म से सार में साल था जोले भी जाए आते अज लगे कल लगे सारा साल हुई 3 साल हुई दौड़ दे कोई भी नहीं कर दीजिए गौरमेंट दिंदी है वो पेंशन से की लगती अस बुढ़े है नहीं जाना ही कोई सहारा है कई बारी मतलब मुश्किल हो जाता आने जाने का जाना तो दफ्तरें बिच फिरना कागज कुसै दे गौर नहीं की इस गल्ला दी ते नहीं असें दौड़ते जाना मैटाडोर च जाना तलाब उत्थों पाटा चुंगी बरा हैं जी ते गल ये गल नहीं है साड़ी गौरमेंट ने सुनी नहीं सुनाई की इस गल्ला दी हूँ 90 सालें दे लगे हूँ 10 ते असीं बैठे दे हूँ घर हैं जी ते गल ये भाई अस धन इन्ना शुक्र मंगने भाई दना गौरमेंट भी साड़ी कोई सुनाई करे कुदै बक्खी दा 8 साल हो फरदे ते मेरी पेंशन नहीं लगी अंब फला भी गए वो आखदे आई जाग तुंदे आई जाग ते कि'यां जाना होंदा कुसै ने ते सानूं कोई सहारा नहीं है लाए कागज अंब फला भी जन्ने होन्ने आं उत्थै बड़े बारी गे आं आखदे आपे लगी जाओ सारे ने फिर आपे लगी जाओ कुसै ने पेंशन नहीं लोआई अस बड़े दौड़े आं रोज़ जन्ने आं इत्थूं कराया खर्चियै फिर अंब फले जाना अंब फले अस आए आं सानूं बड़ियां मुश्कलां ने साढ़े कोल कोई पैसा नहीं धेला नहीं कोई सानूं मंगेरा नहीं दिंदा असें कैह्दे पर खर्चा करना बड़ा मुश्कल है उमर भी तो किन्नी होई गेई है बड़ेपा ऐ ऐल्लै कोई करने आह्ला नहीं कोई किश नहीं बड़ा मुश्कल है सानूं कोई मंगे पैसा नहीं दिंदा दवाइयां बड़ियां लैनी पौंदियां ने कुतै जाने औने पौंदा सानूं कोई पैसा नहीं मिलदा है ठीक है असें कुत्थूं लैना पैसा कि'यां खर्चना गौरमेंट पैसा नहीं देआ दी सानूं सारें गी देआ दी आवक नहीं दित्ता नहीं कदूं दे फार्म लाए दे 8 साल फार्म होई लाए दे कोई पेंशन नहीं देआ दा बड़े दौड़े रोज़ अंब फले लाए दित्ते पेंशन नहीं लाई। पिछले कई वर्षों से ये लोग इन विशेष सुविधाओं के लिए समाज कल्याण विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों को उम्र के इस अंतिम पड़ाव में जीने का सहारा यानी बुढ़ापा पेंशन का सहारा नहीं मिल पाया है। लाए कागज अंब फला भी जन्ने होन्ने आं उत्थै बड़े बारी गे आं आखदे आपे लगी जाओ सारे ने फिर आपे लगी जाओ कुसै ने पेंशन नहीं लोआई अस बड़े दौड़े आं रोज़ जन्ने आं इत्थूं कराया खर्चियै फिर अंब फले जाना अंब फले अस आए आं सानूं बड़ियां मुश्कलां ने साढ़े कोल कोई पैसा नहीं धेला नहीं कोई सानूं मंगेरा नहीं दिंदा असें कैह्दे पर खर्चा करना बड़ा मुश्कल है उमर भी तो किन्नी होई गेई है बड़ेपा ऐ ऐल्लै कोई करने आह्ला नहीं कोई किश नहीं बड़ा मुश्कल है सानूं कोई मंगे पैसा नहीं दिंदा दवाइयां बड़ियां लैनी पौंदियां ने कुतै जाने औने पौंदा सानूं कोई पैसा नहीं मिलदा है ठीक है असें कुत्थूं लैना पैसा कि'यां खर्चना गौरमेंट पैसा नहीं देआ दी सानूं सारें गी देआ दी आवक नहीं दित्ता नहीं कदूं दे फार्म लाए दे 8 साल फार्म होई लाए दे कोई पेंशन नहीं देआ दा बड़े दौड़े रोज़ अंब फले लाए दित्ते पेंशन नहीं लाई साढ़ी कुतै जाना होवे अपनी दवाई शवाई लैनी होवे बंदा लेई लैंदा कुसै दा मंगना नहीं पौंदे हाँ पेंशन लगनी चाहिदी है भाई अस सानूं कोई सहारा नहीं ते अस गरीब हाँ कोई पैसा कोई थ्होई जा पेंशन ते बंदा कुतै अपना कम्म करी लैंदा बुढ़ापे बिच बुड्ढे होए दे हून कोई कम्म नहीं होंदा साढ़े कोल ते असीं बैठे दे हूँ घर हैं जी ते गल ये भाई अस धन इन्ना शुक्र मंगने भाई दना गौरमेंट भी साड़ी कोई ना मेरा सरदारी है अगर पेंशन लगी आ तो किन्नी उम्मीद होंदी तुसें दी हाँ जी फुल्का दाल का खाना से क्या करना। बुढ़ापे ने जहां इनसे बदन की ताकत छीन ली है वहीं अपनों ने भी इन्हें दरकिनार कर दिया है। ऐसे में सरकार पर ही इन लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन उसकी ओर से भी अभी तक इन्हें कोई सहारा नहीं मिला।
यही वजह है कि ये लोग दवाइयों के अलावा अपनी अन्य ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार द्वारा योजनाएं तो बहुत बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ जनता को नहीं मिलता। सरकार की ये योजनाएं फाइलों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। यही हाल वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं का भी है। सरकार की इन योजनाओं का लाभ चंद ही खुशनसीब बुजुर्गों को मिल पाता है। अधिकतर वरिष्ठ नागरिक इनका लाभ लेने के लिए समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ देते हैं। कैमरामैन देसराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।